बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई के करंट अफेयर हमने डिस्कस करने हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने नेशनल मतलब पाकिस्तान के रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, तलत हुसैन साहब जो है इनकी डेथ हुई है, पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के एक्टर, और जो है ना ये कराची में अभी फौत हुए हैं। इनकी डेट ऑफ डेथ याद रखनी है। एक तो आपने कि किस डेट को ये फौत हुए हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के आप ये देखें जबरदस्त किस्म के नाम, तलत हुसैन साहब। सितारा इम्तियाज भी इन्हें मिला हुआ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है। इसने बहुत सारी मूवीज में काम किया पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो जिन्ना मूवी आई थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ऊपर, पार्टीशन के ऊपर जो तकसीम है उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी, उसमें इन्होंने काम किया। प्रोजेक्ट गाजी के नाम से इनकी 2017 में जो है ना एक आर्टिफिशियल जो है ना आप देखें कि साइंस फिक्शन बल्कि जो मूवी आई है 2017 में, उसमें इन्होंने काम किया। तारक बिन जियाद के नाम से एक ड्रामा चलता था, उसमें इन्होंने काम किया। और भी बहुत सारी मूवीज है, तुर्किश मूवीज में इन्होंने काम किया, कुछ हॉलीवुड की एक दो मूवी में भी इन्होंने काम किया। तो एक जबरदस्त किस्म का नाम था। कराची में जो है ना इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। तो एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का इस दुनिया से चला गया है। तो इसके बारे में ज़रूर सवाल बन सकता है। एक तो इनका नाम याद रखिएगा, तलत हुसैन साहब की रिसेंटली डेथ हुई है। दूसरा, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये दिल्ली के रहने वाले थे। 1940 में ये दिल्ली में पैदा हुए थे। पार्टीशन के बाद आपको बताया कि फिर ये जो है ना माइग्रेट करके इधर पाकिस्तान आ गए। तो अभी 26 मई 2024 को इनकी डेथ हुई है, 84 साल की एज में। 84 साल की एज में इनकी डेथ हुई है। फिर पूछ सकते हैं कि उन्हें अवार्ड कौन कौन से दिए, सितारा इम्तियाज कौन से साल में मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कौन से साल में मिली इन्हें? तो सितारा इम्तियाज 2021 में इन्हें दिया गया, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो अवार्ड है ये 1982 के अंदर इन्हें दिया गया था। तो ये तलत हुसैन साहब के बारे में आपने याद रखना है। कराची में इनकी डेथ हुई है, रिसेंटली इनकी कराची में डेथ हुई है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सरबाज खान साहब के हवाले से है। तो सरबाज खान साहब जो है ये पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं। तो इन्होंने रिसेंटली सर किया है माउंट एवरेस्ट को। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं विदाउट ऑक्सीजन। जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन होता है साथ लेके जाते हैं, उनके बगैर चढ़ने वाले ये पाकिस्तानी हैं। तो ये वो पाकिस्तानी है जो 14 में से 13 पीक्स को सर कर चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर 14 पीक्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है, जिनमें से 5 जो है वो पाकिस्तान में है, 8 जो है वो नेपाल में है, 8 और 5 13, एक चाइना में है। तो ये उनमें से 13 जो पीक्स है उन्हें सर कर चुके हैं। तो रिसेंटली ये माउंट एवरेस्ट पे गए हैं। अभी मेरे ख्याल से शायद डेट एग्जैक्ट मुझे अगर याद नहीं है तो 22 मई थी शायद, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि रिसेंटली कौन सा पाकिस्तानी जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। तो सरबाज खान साहब हैं। और ये जो है ना जी माउंट एवरेस्ट पे कौन से पहाड़ पे चढ़े हैं ये भी पूछ सकते हैं आपसे। माउंट एवरेस्ट पे इससे पहले नजीर साबिर साहब थे जी। सन 2000 में ये पहले पाकिस्तानी थे जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। ये भी सवाल बनता है अक्सर कि पहले पाकिस्तानी जिन्होंने सर किया है किसे जी? माउंट एवरेस्ट को। उनका क्या नाम है? नजीर साबिर है। तो नजीर साबिर जो थे ये 14 में से 14 पीक्स को इन्होंने सर किया हुआ था। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये भी। तो इस तरह से ये सवाल आपका बन सकता है बेटा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि पाकिस्तान की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है OIC की मीटिंग जो हुई है गैम्बिया में। गैम्बिया आपको पता है अफ्रीका का मुल्क है गैम्बिया, गाना के साथ है ये गाना गैम्बिया। तो पाकिस्तान से जो है ना जी, पाकिस्तान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, ये गए हुए थे। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी है। ये पूरा एक डेलीगेशन लेके गए हुए थे। OIC की जो 15वीं मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग हुई बेटा? 15वीं कहाँ हुई? गैम्बिया में हुई थी, अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और गैम्बिया उसका कंट्री है जहाँ पे OIC की मीटिंग हुई है। तो ये सवाल बनेगा किसने रिप्रेजेंट किया? तो इसहाक डार साहब याद रखिएगा। OIC के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सारा पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। इसके ऊपर पहले भी लेक्चर मौजूद है, अगर आप सुनना चाहें तो वो
सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आपको ये चाइना के हवाले से चेंज 6 जो है इन्होंने मिशन भेजा था चांद पे। उसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी जो है ना जी आई क्यूब कमर, आई क्यूब लिखेगा या फिर कमर लिखेगा, ये मिशन भी हमने भेजा था। 7 किलो का तकरीबन ये था। इसका वजन भी पूछ सकता है, 7 kg का कहा जा गया है ये। तो ये सक्सेसफुली जो है ना डिप्लॉय कर दिया गया। कब? 8 मई को। 3 मई को हमने ये प्रोब 6 के साथ भेजा था, चेंज 6 के साथ, चाइना के मिशन के साथ, जो कि 8 मई को लूनर जो ऑर्बिट था सक्सेसफुली उसमें इंटर कर दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया। ये सवाल बन सकता है। ठीक हो गया जी, मिशन का नाम याद रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा ये है जी शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से। रिसेंटली ये पाकिस्तानी प्लेयर है जिसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे क्या किया गया जी, हायर किया गया। किसके लिए? आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। आईसीसी जो मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का होने जा रहा है, जिसे यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट करेंगे, जिसे यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रही है। ये भी पूछो था कौन होस्ट कर रहा है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे हायर किया गया? उसके लिए शाहिद अफरीदी साहब को हायर किया गया। पाकिस्तानी प्लेयर हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के बैट्समैन रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है शाहिद खान अफरीदी साहब के लिए। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी सक्कम वैली। सक्कम वैली जो है हमारे पास रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये न्यूज में थी। इज डिस्प्यूट बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो बताएं ये कौन से 2 मुल्कों के दरमियान में डिस्प्यूट है? तो ये बेटा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में डिस्प्यूट है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये कहाँ पे है? देखें, ये पाकिस्तान का जीबी का इलाका है, सारा पाकिस्तान का। ये कश्मीर का इलाका है सारा, ये कश्मीर और जीबी, ये वाला जो इलाका है सारा ये पाकिस्तान के पास है। ये हमारे पास जीबी है और ये हमारे पास पाकिस्तानी कश्मीर है। जबकि ये जो ब्लू वाला कलर है, ये वाला, ये है हमारे पास, किसके पास? इंडिया के पास। ये इंडिया के पास है, ये कश्मीर का इलाका है, ये जम्मू का इलाका है, इस तरह से ऊपर ये लद्दाख का इलाका है। ये सारा इलाका किसके पास है? इंडिया के पास है। ये जो अक्साई चीन का इलाका है ये चाइना के पास है। तो जो कश्मीर की रियासत, ये सारी रियासतें कश्मीर थी, जिसमें जीबी भी था, ये भी सारे इलाके थे। तो ये जो पूरे का पूरा इलाका है इसकी तकसीम कुछ इस तरह से है, मतलब पूछता है किसके पास कितने परसेंट है। तो आप ये देखें कि चाइना के पास अक्साई चीन का इलाका है और ये सिक्किम का भी कुछ इलाका है। तो ये जो है ना जी तकरीबन 15% जो हिस्सा है रियासत कश्मीर का वो चाइना के पास है इस वक्त। और उसके बाद कोई 55% के करीब इंडिया के पास है। 55 और 15 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तकरीबन 30% जो एरिया है, 30% जो कश्मीर का एरिया वो किसके पास है? हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। ठीक हो गया, जो इस तरह से इसकी डिवीजन बनेगी। अब इसमें आप ये देखें कि अब 55 के करीब बनेगा। ये 55 और 15 70 हो जाएगा। 30% पाकिस्तान का। ठीक हो गया इस तरह से। तो इस तरह से ये तकसीम है 3 मुल्कों के पास। अब ये वाला इलाका देखिए, ये है सिक्किम का इलाका। ये सिक्किम का इलाका, यहीं पे ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहीं पे हमारे पास ये क्या सियाचिन ग्लेशियर है। इसके ऊपर वाला इलाका है सिक्किम का इलाका, जो कि आजकल चाइना के पास है। तो ये चाइना के पास है। ये हमने 1963 में 1963 के अंदर जब चाइना के साथ हमने बॉर्डर सेटलमेंट की, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर कोई डिफाइन नहीं था चाइना के साथ, तो चाइना क्लेम करता था कि K2 तक हमारा है। K2 भी वो अपने मुल्क में शामिल करता था। तो अयूब खान साहब मौजूद थे 1963 में। तो उन्होंने बातचीत की चाइना के साथ और चाइना से कहा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये हमारे पास रहने दे, बाकी बल्कि आपको इधर से हम कुछ एरिया दे देते हैं। तो इस तरह से सिक्किम का कुछ एरिया चाइना के लिए छोड़ दिया गया, उसे दे दिया गया, और कुछ इलाका जो है ना जिस तरह से हमें मिल गया। तो सिक्किम का जो एरिया है ये पाकिस्तान, ये असल में रियासत कश्मीर का हिस्सा था। ये पाकिस्तान ने दे दिया किसे? चाइना को। कौन से साल में? 1963 की बात है, 1963 की ये बात। असल में आपको बताया कि 1962 में चाइना की और इंडिया की जंग हुई थी। इंडिया जंग हार गया था। चाइना एक बड़ी ताकतवर के उभरा था। चाइनीज ने पहली जंग लड़ी थी, उसके बाद ये। तो अब चाइनीज जब यहाँ से फारिग हुए ये इलाका लेके इंडियन से,
तो उन्होंने इधर पाकिस्तान का रुख किया। तो हमने जब देखा कि भाई जो इतनी बड़ी ताकत इंडिया को जिन्होंने हरा दिया, तो हम उस वक्त पोजीशन में नहीं थे जंग करने के या एक और दुश्मन बनाने की। तो हमने उनसे बातचीत की और अपने मामलात को इस तरह से सुलझाया। तो इस तरह से 1963 के अंदर ये एरिया हमने चाइना को दे दिया था। अब चाइना यहाँ कुछ रोड बना रहा था, चाइना यहाँ पे कुछ रोड बना रहा था, जिसकी वजह से इंडिया ने कुछ एहतजाज किया। इस वजह से ये क्या है खबरों में, क्या है ये खबरों में है। तो सवाल आपसे बन सकता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये सिखम का एरिया है, डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान में, इस वक्त वो चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन आप ये देखें क्योंकि रियासत कश्मीर पे हमारा भी क्लेम है और इंडिया का भी क्लेम है, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान और इंडिया का ऑप्शन ना दे तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का ऑप्शन भी दे सकता है, क्योंकि रोड तो चाइना बना रहा था, तो इंडिया और चाइना का भी वो आपको कह सकता है, इंडिया और पाकिस्तान का भी कह सकता है। तो ये आपने ख्याल रखना है सिखम के हवाले से। आगे चलते हैं, आगे जी हमारे पास जापान के हवाले से देखें कि जापान ने जो है ना जी क्या किया है जी, अजलान शाह की जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। इसके बारे में सवाल आपसे बन सकता है, अजलान शाह हॉकी जो टूर्नामेंट है, ट्रॉफी जो है, कौन क्या नाम है, सुल्तान अजलान शाह। अजलान शाह आपको पता है कि ये जो है ना मलेशिया का प्रेसिडेंट था, जिसे बड़ा दिलचस्पी थी हॉकी के अंदर, तो उसने हॉकी के लिए बड़ा काम किया था अपने मुल्क में। उसके बाद में उसके नाम पे एक हॉकी का टूर्नामेंट होता है हर साल, ये इस आपके रीजन का, आप कह सकते हैं किसी हद तक एशिया का या साउथ ईस्ट एशिया का, ये जो है ना जी सबसे बड़ा जो है ना जी आप कह लें कि खेल है हॉकी के हवाले से। तो पाकिस्तान ने भी बहुत दफा ये जीता हुआ है। पाकिस्तान आपको पता है हॉकी के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा, हमारे पास जो वर्ल्ड कप है 4 हमने जीते हुए हॉकी के वर्ल्ड कप, अब तक किसी ने नहीं जीते, और ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आगे भी कई सालों तक ये रहेगा। ठीक हो गया जी। तो हॉकी का अभी जो अजलान शाह के टूर्नामेंट हो रहा था, ये कहाँ पे हो रहा था, ये मलेशिया में ही होता है, मलेशिया में हो रहा था। तो जापान और पाकिस्तान आमने सामने थे, पाकिस्तान रनर अप हुआ फाइनल के अंदर, मतलब 1 गोल बनाया पाकिस्तान ने और जापानियों ने 4 गोल बनाए। इस तरह से जापान जीत गया, पाकिस्तान हार गया, तो फाइनल में हारा है पाकिस्तान। तो ये सवाल बन सकता है, रिसेंटली अजलान शाह की जो ट्रॉफी है कौन से मुल्क ने जीती, या पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन क्या थी, रनर अप रहा है, पाकिस्तान किस मुल्क से हारा, जापान से हारा, इस तरह से इसके सवाल बन सकते हैं। ये सवाल तो अक्सर बनता है कि अजलान शाह की जो टूर्नामेंट होता है या कप होता है किधर होता है, कौन से मुल्क का है, ये तो ये मलेशिया का है बेसिकली। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री, आपको बताया कि पाकिस्तान एक जबरदस्त मुल्क है। तो टूरिज्म के हवाले से आपको बताया हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है, सिखों की आपको बताया गुरुद्वारा है गुरु नानक साहब का। इसी तरह से आप देखें गंधारा सिविलाइजेशन के हवाले से हमारे पास जबरदस्त किस्म की जो है ना जी इंडस्ट्री है। KPK में आप देखें, आप टेक्सला में देखें। इसी तरह से हिंदुओं के हवाले से अगर बात करें तो आपको पता है कि हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर, हमारे पास इसी तरह से ये जेलम के अंदर है हमारे पास कटास राज मंदिर। तो जबरदस्त किस्म का ये कंट्री है पाकिस्तान रिलीजियस टूरिज्म के लिए। इसके अलावा आप देखें हमारे पास दुनिया का 2nd हाईएस्ट पीक K2 है हमारे पास, नागा पर्वत है, मतलब 8000 मीटर की जो हाइट से ज्यादा जो पीक्स हैं वो 5 उनमें से पाकिस्तान में, 14 में से। तो दुनिया इसलिए आती है, बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है ना जी मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन इसमें आपको पता है कि हमने इसे उस तरह से प्रमोट नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए। अगर हम इस टूरिज्म इंडस्ट्री को ही बेहतर कर लेते हैं ना, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं। यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी डॉलर्स की अगर हम इसी टूरिज्म इंडस्ट्री को ही प्रमोट कर। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म इंडस्ट्री पे खड़ी है। इंडिया इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, जितने हमारी पूरी GDP है शायद उससे ज्यादा वो टूरिज्म से कमा रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है दहशतगर्दी है, जब एक मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात होंगे तो कोई भी बंदा क्यों आएगा उस मुल्क में टूरिज्म के लिए। तो हमारे अपने मसाइल हैं बहुत सारे, हम अगर इन मसलों को हल कर लें तो हमारा मुल्क सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, हमारी प्रायोरिटी अब मुल्क को ठीक करना है ही नहीं। चले जी, टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान का रैंक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 101 है जी। 119 में से पाकिस्तान का रैंक कौन सा है, 101 रैंक है, याद रखिएगा। जो अभी इंडेक्स आया है 101 है पाकिस्तान के 119 में से, मतलब आप देखिए कितना पीछे है।
उसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास यौम तकबीर के हवाले से आपको पता 28 मई गुजरा है अभी। तो 28 मई 1998 को हमने धमाके किए थे। कितने धमाके किए थे जी? 28 मई को हमने 5 किए थे। कहाँ किए थे? रास्को में किए थे। कहाँ किए थे बेटा? रास्को हिल्स, याद रखिएगा, पूछता है चाही में किए थे, रास्को में किए थे, किधर किए थे? तो ये एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो रास्को हिल्स है। और ये उस ऑपरेशन का जो नाम था ना जी, उसका क्या नाम था जी? कोड नेम क्या था? चागी वन था। चागी डिस्ट्रिक्ट भी चागी था, चागी डिस्ट्रिक्ट था, चागी वन उस ऑपरेशन का नाम था, कोड नेम। और रास्को की पहाड़ियां थी बलूचिस्तान में। इस तरह से हम पाकिस्तान जो है ना दुनिया की 7वीं बड़ी नेशन, 7वीं बड़ी कौम बना था। कौन सी? न्यूक्लियर स्टेट बना था, क्योंकि इंडिया ने पोखरान 2 कर दिया था 13 मई को, इसीलिए इसके रिजल्ट में फिर हमने ये किया था। तो इस तरह से ये यौम तकबीर के हवाले से याद रखिएगा। उसके पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे। इसके पहले अगर देखा जाए तो भुट्टो साहब को इसका क्रेडिट जाता है। भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो भुट्टो साहब के पीछे सारा उसका माइंड था, पूरी स्ट्रगल थी भुट्टो साहब के बाद। ये प्रोजेक्ट चलता रहा और उसके बाद अल्टीमेटली हमने ये 28 मई 1998 को इसके धमाके कर दिए। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये क्वेश्चन एक आया है कि विच मिलिट्री एयरक्राफ्ट सोल्ड बाय पाकिस्तान टू जिम्बाब्वे। एक तो ये याद रखिए कौन से मुल्क को बेची है, और दूसरा ये है कि हमने कौन से एयरक्राफ्ट बेचे हैं, उनका नाम याद रखना है। सुपर मुशाक इनका नाम है। कितने हैं बेचे? हमने 12 सुपर मुशाक जो है ना जी हमारे पास क्या है जी? ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे जो हमने बेचे हैं। किसे? जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे आपको पता है कंट्री है किसका? अफ्रीका का। अफ्रीका का एक कंट्री है जिम्बाब्वे। तो हमने कितने बेचे हैं याद रखिएगा? 12। ये सवाल बन सकता है 12 नाम क्या था और कौन से मुल्क को बेचे हैं? जिम्बाब्वे को हमने बेचे हैं, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं ये चेंज हुए हैं, अभी जो नए आए हैं वो शेख जाफिर खान मंदोखेल साहब आए हैं जी। शेख साहब आए हैं जी, शेख जाफिर खान मंदोखेल साहब जो है ना करंट गवर्नर बने हैं बलूचिस्तान के, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको पता है दुबई लीक्स आई थी पिछले दिनों। तो ये वो तबका है, माजरत के साथ, जहां कहीं भी लीक्स आई है ये लोग उसमें मौजूद थे, इनकी जगह वहां मौजूद थी। आप पनामा लीक्स में देखें, आप पेंडोरा बॉक्स जो खुला था बर्तानिया में उसमें देखें, यही लोग थे। अब ये दुबई लीक्स आई है, इनमें भी यही है। आगे चल के जर्मनी लीक्स आने जा रही हैं या कोई और इस तरह की लीक्स आती हैं तो उनमें भी आपको यही खानदान मिलेंगे। मतलब ये है कि पाकिस्तान से लुटो और यहाँ से फुटो, लेके और निकल जाओ। इसमें सारे है, ये पूरा एक तबका है। इसमें जज भी हैं होंगे, इसमें जर्नैल भी होंगे, इसमें जो है ना सियासतदान भी होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट भी होंगे। इसमें सारा वो खास तबका है 1% आप कह लें जो इस मुल्क को लूटता आ रहा है 75 सालों से। वो सारी पूरी एक अशराफिया जो है जिनका ना अवाम के साथ कोई ताल्लुक है ना पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। तो यही आपको मिलेंगे हर जगह पे। कमीशन यहाँ से कौन सा सवाल पूछ सकता है? कब आई है ये? 14 मई को आई है। ये किसने जारी की है? ये सवाल आपसे बनेगा। सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज, सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज के नाम से ये इदारा था जिसने इस पे रिसर्च करके इन लीक्स को जो है ना जी क्या किया है जी, पब्लिक किया है कि ये लोग किस तरह से मुल्क से पैसा लूट के दूसरे मुल्कों में छुपाते हैं। 12 बिलियन के करीब कहा जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई में से निकली है। 12 बिलियन, जबकि हम एक बिलियन के लिए तरस रहे हैं और IMF के सामने हम लेटे हुए हैं। सिर्फ 12 मिलियन सिर्फ दुबई में है, और कितने मुल्कों में है। और ये आप कह सकते हैं सेकंड ईयर की ये लीडरशिप है। जो इनके इससे बड़े जो मगरमच्छ हैं वो तो इधर गल्फ कंट्रीज में रुकते ही नहीं है, वो तो बर्तानिया और अमेरिका वहीं जाते हैं सीधा, या ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लेते हैं जाके, वो इधर तो रुकते ही नहीं है। तो सोचें किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो है ना जी पाकिस्तान को लूटा गया, नोचा गया। पाकिस्तान में ये थोड़ी बहुत करप्शन हो रही होती है, इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यहां से करप्शन करके लूट के बाहर किसी मुल्क में शिफ्ट कर देना पाकिस्तानियों की। अगर वो पैसा लूट के यही लगाया जाए कोई इंडस्ट्री कुछ और, उससे भी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। मतलब पहले तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आवाम को पैसा उसका मिलना चाहिए। अगर ये लूट के यही भी लगाते मुल्क में तब भी पाकिस्तान खुशहाल होना था, शायद इनके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाता। लेकिन ये यहां से लूट के बाहर लेके गए हैं, इस वजह से पाकिस्तान के अवाम को जब पैसा गया तो पाकिस्तानियों को सफर करना पड़ता है। खैर जी हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के इस वक्त जो नए गवर्नर आए हैं जी, पहले बलीगुर रहमान साहब थे, अब आए हैं सरदार सलीम हैदर खान साहब। सरदार सलीम हैदर खान साहब आए हैं, बस नाम याद रखना है, अताउल्लाह की शक्ल के हैं जी, सरदार सलीम हैदर खान साहब। तो ये याद रखिएगा करंट क्या है हमारे पास, गवर्नर है, इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका। जो बलूचिस्तान में आए हैं ना जी, उनका मंदोखेल साहब, जिनका नाम था सरदार जाफर खान मंदोखेल साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और ये जो है ना जी पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आखिरी क्वेश्चन बेटा, हुआ इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान का जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, इसके बारे में आपने याद रखना, क्योंकि अभी इसने बजट पेश करना है और जो है ना इसने खबरों में बना रहा है ना। सरदार औरंगजेब साहब जो है ये क्या है जी, पाकिस्तान के करंट फाइनेंस मिनिस्टर एंड डच सिटीजन थे, ये वहां से सिटीजनशिप छोड़ के आए हैं और ये पाकिस्तान के क्या बने हैं। जिस तरह से आपको बताया कि पता भी नहीं चलता, वो बैठे होते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, और पाकिस्तान के कोई वजीर लगा दिया जाता है, कोई पाकिस्तान का जो है ना जी फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया जाता है। इसी तरह से एंजॉय करते हैं 2, 3, 4, 5, 7 साल, उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं अपने मुल्क में और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हाल पे छोड़ देते हैं। तो ये जो है ना जी CEO रहे हैं HBL के 2018 तक। जिस पूछ सकते हैं आपसे इससे पहले कौन से बैंक के CEO रहे, डच सिटीजन है, मतलब नीदरलैंड्स में जो है ना ये, वहां के पाकिस्तान की शरीयत भी नहीं थी इनके पास, जब ये लगा दिए गए फिर आके इन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तान की सिटीजनशिप के लिए। तो नीदरलैंड से इनका ताल्लुक है। वैसे बताया जा रहा है कि बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन जिस बंदे का स्टेक ही नहीं है, जिसका ताल्लुक ही नहीं था पाकिस्तान के साथ, जिसने पाकिस्तान की नेशनलिटी खत्म कर दी हुई थी, उसने अब आके दोबारा से नेशनलिटी एक्टिव करवाई है, वो बताए पाकिस्तानियों के लिए कैसे वो अच्छा हो सकता है, पाकिस्तानियों के लिए कैसे वो काम कर सकता है। तो इस तरह के लोग आते हैं, सामान उठाते हैं, बांध के फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो है ना जो आपके क्वेश्चन थे करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान के करंट अफेयर के हवाले से, उम्मीद करता हूँ आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।